दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में आज आग लगी थी। उसमें अभी तक की जो सूचना है 22 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं जिनका अलग अलग दिल्ली के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इससे पूरी दिल्ली ही नहीं देश भी हैरान है। आज हमारी पूरी टीम घटनास्थल पे मौजूद थी। दिन भर क्या क्या हुआ, किस किस तरह की सूचनाएं हुए, इंसिडेंट कैसे हुआ, उसके बाद राहत बचाव कार्य कैसे चला, इसको हम समझते हैं अपने सहयोगियों से, अपनी टीम से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने सहयोगी सुजात आलम से। सुजात जी, बहुत दर्दनाक हादसा था, क्या किस तरह से इंसिडेंट हुआ, आग कैसी लगी और कब राहत बचाव कार्य शुरू हुआ और किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया वहाँ से? जी देखिए, आज सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास की बात है। ये मैक्स हॉस्पिटल के पास एक हौजरानी गांव है। वहाँ पर जो एक होटल था उसमें तकरीबन 8:30 बजे आग लग जाती है और ये 5 मंजिला होटल है। आग लगते ही जो है वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। 8:48 पर पुलिस और फिर 8:51 पर फायर को खबर दी जाती है। इस बीच जो है लोग अपने आप जो है वो लोगों को बचाने में जुट जाते हैं। दरअसल ये होटल जो है, वहाँ जो हम लोगों ने देखा भी, वो देखा कि एक तरफ से एंट्री थी, सिंगल एंट्री थी। एक चीज़, चूँकि ये कार्नर का होटल है, जो बना हुआ होटल वो कार्नर पे है, तो 2 फेसिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही तरफ से एंट्री थी। दूसरी तरफ पूरी तरह वॉल खड़ी थी और वॉल में भी सिर्फ एक एक खिड़कियाँ थीं। उससे जब आग लगी है तो रेस्क्यू करने में या खुद लोगों के भगने में भी वहाँ से वो भी दिक्कत आ रही थी। जी हाँ, देखिए इस होटल में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 5 मंजिला इमारत में जो है महज सिर्फ एक चंद फीट का जो है एक एंट्री और एग्जिट था। इसमें लगभग एक छोटी सी करीब 150 गज की इमारत में 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मौजूद थे। और ख़ास बात यह है कि इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो विदेशी हैं। अच्छा, विदेशी की बात आ रही, तो क्यों इस तरह के विदेशी वहीं पे उसी होटल में या उसी इलाके में क्यों रहते हैं? उसका भी एक कोई कनेक्शन है मैक्स हॉस्पिटल से? जी हाँ, देखिए ऐसा है, मैक्स हॉस्पिटल में जो है वो विदेश से लोग जो है, दरअसल भारत में जो है विदेशों के मुकाबले इलाज जो है वो थोड़ा सस्ता है। इसकी वजह से वो मेडिकल टूरिज़्म के तहत जो है कई बार जो है विदेशी जो है वो यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए। और वो जो अस्पताल के आसपास जो जितने होटल्स हैं वहाँ आकर ठहरते हैं। जब तक उनका इलाज चलता है, जब तक उनको यहाँ से छुट्टियाँ नहीं मिल जाती, उनके परिजन या ख़ुद मरीज़ जो है वो यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ से जो है इलाज कराने के बाद फिर वो अपने देश लौट जाते हैं। आज सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर जब हादसा हुआ तो करीब 50 के आसपास लोग थे। इसमें ज़्यादातर विदेशी लोग जो थे वो ठहरे हुए थे। आग लगी तो वो ऊपर पहली, दूसरी, चौथी मंजिल पे ऊपर फंस गए और फिर जो हुआ वो सारे देश ने देखा। एक एक करके जो है लोगों ने खिड़कियों से छलांग भी लगाई, लोगों को बचाने के प्रयास भी किए गए। तकरीबन 45 से 50 लोगों को जो है इमारत से जो है वो किसी तरह निकाला गया। कुछ लोग कूद भी गए। इसमें जो है वो 22 लोग जो है वो बदकिस्मत थे जिनकी जान चली गई। और जबकि कई ऐसे हैं, 15 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई की हालत क्रिटिकल है। वो जो है ज़िंदगी के लिए पूरी तरीके से जंग कर रहे हैं, वेंटिलेटर पे हैं वो। तो जैसा कि आपने बताया कि इंसिडेंट क्या था, और इस इंसिडेंट में कहाँ कहाँ क्या क्या किस तरह से फेल्योर हुआ है, उस पर हमारे सहयोगी धनंजय मिश्रा ने नज़र रखी हुई थी और देखा कि कहाँ कहाँ किस किस सिस्टम कहाँ ख़राब हुआ है, सिस्टम कहाँ फेल हुआ है। धनंजय, बहुत सारी दिक्कतें दिखी हैं वहाँ पे। सिस्टम कंटिन्यूसली काम नहीं कर रहा था, वहाँ पे कई सारी इरेगुलरिटी थी। किस तरह से देखा तुमने इस हादसे को? देखिए, कुल जो जहाँ पे होटल बना हुआ है वो 150 गज में है। 150 गज में कम से कम 26 रूम बने हुए हैं, जबकि वहाँ 6 रूम ही बनाने चाहिए। तो सबसे पहला वायलेंस तो यही है। और 50 से ज़्यादा लोग वहाँ हैं, ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं और ना तो फायर का कोई उपाय है, ना एनओसी है सरकार का। जब ये विवेक विहार इंसिडेंट हुआ था, अग्निकांड, उसमें 9 लोग मारे गए थे। उस दौरान सरकार ने ये कहा था कि भले ही एनओसी की प्रावधान हम नहीं देते हैं, लेकिन लोगों को अपनी तरफ से फायर से जो बचाव के लिए उपकरण है, इक्विपमेंट है, वो रखने चाहिए। ना तो वहाँ उपकरण है। और ख़ास बात यह है कि 150 गज में इन्होंने नीचे रेस्टोरेंट बना रखा है। जहाँ पे प्रवेश द्वार है वहीं रेस्टोरेंट है। प्लस क्योंकि वही जो फायर मतलब आग लगी है जो वो रेस्टोरेंट में लगी। रेस्टोरेंट चूँकि उसी के बगल में ही सीढ़ियाँ हैं, तो निकासी या ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। इससे भी लोग परेशान हुए। राहत बचाव जो कर रहे थे लोग, उनका ये कहना था कि जब वो होटल के रूम में गए तो वहाँ 3 से 4 इंच मोटी जो है राख की चादर थी, यानी कि अंदर जब हाँ, बुझ गई उसके बाद। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसमें कितनी भीषण आग लगी थी। लोगों को बचने के रास्ते नहीं मिले। और ये भी है
कि लोग खिड़कियों से देख रहे थे लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। तो ऊपर जो राहत बचाव कार्य में जो आसपास के लोग थे उन्होंने ईंट मार के उस खिड़कियों को तोड़ा है। तोड़ने के बाद वो लोग नीचे कूदे हैं। उसमें एक दिक्कत और दिख रही थी कि जैसे कुछ इन्होंने प्रीमियम रूम बना रखे थे होटल में अपने, जिसमें इन्होंने गैस सिलेंडर का भी इंतज़ाम कर रखा हुआ था, छोटा सा किचन भी बना रखा था गेस्ट के लिए, कि मतलब ज़्यादा फैसिलिटी देने के लिए। तो इससे भी हो सकता है कि जब आग लगी एक बार तो हो सकता है कि वो जो सिलेंडर रखे हों वो मतलब भड़क गए हों, ब्लास्ट हुआ हो। देखिए दमकल विभाग अभी फ़िलहाल इस विषय पे जांच कर रहा है कि आग कैसे लगी, और लगने के बाद आग वहाँ एक्चुअली जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में काम करने वाले हैं, उन्होंने शेफ़ हैं, उनका ये कहना है कि जब आग लगी तो वो रेस्टोरेंट में ही थे। रेस्टोरेंट से जब वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद जब शोर मचाना शुरू किया उन्होंने, तब तक आग बहुत बड़ी हो गई थी, यानी कि अचानक बढ़ी, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ था उनके अनुसार। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ टेक्निकली चीज़ें हैं जो हो सकता है संभवतः कि सिलेंडर ना ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन फिर भी आग किसी तरह से भड़की हो। लेकिन अनियमितताएं कई सारी दिखे हैं, जिस पे जो चूंकि इसके लिए जो एजेंसियां हैं वो बड़ी एजेंसी एमसीडी है और उसके बाद जो है दिल्ली सरकार है, दोनों का एंगेजमेंट है। एमसीडी को देना है रेस्टोरेंट का, जो रेस्टोरेंट चल रहा है उसकी एनओसी देनी है, और उसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी इससे एंगेज होती है, टूरिज्म डिपार्टमेंट इसमें देता है। लेकिन इसके पहले हाई कोर्ट ने भी इस मामले में टिप्पणी की थी पिछले दिनों। कोर्ट ने भी इस पे ऑब्जेक्शन किया था, संबंधित एजेंसियों को डायरेक्ट किया था, जिसको देख रहे थे हमारे सहयोगी गौरव वाजपेयी। गौरव, कोर्ट ने क्या कहा था इस पे, हाई कोर्ट ने? सर बता दूं कि नए साल पे गोवा में जो है एक पब के अंदर जो है नाइट क्लब में ये हादसा, आग का हादसा हुआ था, इसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, इसमें दिल्ली के भी कई लोग थे। जिसके बाद 7 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा था। हालांकि याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन उसे प्रतिनिधित्व के तौर पर न केवल एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस और दिल्ली का जो दमकल विभाग है, इन सबको उसे प्रतिनिधित्व के तौर पर दिया था और कहा था कि इसमें एक कार्य योजना आप जो है बनाइए। साथ में उसमें जो याचिका में मांग थी, उन सभी मांगों को एक निर्देश के तौर पर इन सभी एमसीडी को भी, दिल्ली पुलिस को भी और दमकल विभाग को भी, तीनों को दिया था। तो मैं क्या कुछ मतलब कितना दिन हुआ एक तो, और क्या कुछ कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि आपको ये करना है? मैं बता दूं कि अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए, 7 जनवरी से अभी 7 जून भी नहीं आया है और ये हादसा हो गया है, बड़ा हादसा है। 21 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, अभी 22 लोगों की शायद कन्फर्मेशन है कि 22 लोगों की मौत हो चुकी। तो ये हादसा ऐसा हो गया कि कोर्ट ने इस समय जब सुनवाई कर रहा था तो कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले तो आपको ऑडिट करना है, जितने भी दिल्ली के अंदर होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, क्लब हैं, बार हैं, इन सभी का एक तो फायर ऑडिट होना है कि इनके पास फायर एनओसी है या नहीं है, या उचित जगह है या नहीं, कितने गेस्ट ये संभाल सकते हैं, नहीं संभाल सकते, इन सब चीज़ों को लेकर के ऑडिट करने के लिए कहा था। दूसरी चीज़ थी कि फायर डिपार्टमेंट को आदेश दिया था कि आप नियमित तौर पर मॉक ड्रिल्स करें, वहाँ पर मॉक ड्रिल्स करें ताकि लोगों को आग से बचाव के बताया जा सके। जैसे इस वाले हादसे में भी कई जगहों पर वहाँ पर पूरा का पूरा वो चिमनी जैसा होटल हो गया, धुआं भर गया। कई एक पे इंजरी नहीं आई है, फायर इंजरी नहीं है, बल्कि धुआं इनहेल करने की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ऐसी सिचुएशन ना बने, लोगों को बताया जा सके और फायर सेफ्टी के उचित उपाय किए जाएँ। तीसरी जो मांग थी उसमें थी कि जो पीड़ित है आग की घटना अगर कोई हो जाती तो जो लोग पीड़ित होते उनके लिए उचित मुआवजे की नीति बनाई जाए। और चौथी मांग थी कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक क्या है कि जो भी है तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया या हटा दिया, केवल इतने तक ही है, बल्कि उनका कहना था कि इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, उनकी नौकरी पर भी जो है चीज़ें आनी चाहिए, वरना वो कभी भी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी। क्या कोई टाइमलाइन भी दी थी क्या इसमें कि ये स्टेटस रिपोर्ट मांगी हो, कुछ टाइमलाइन दी होगी कब तक पूरा करना है, क्योंकि 5 महीने के आसपास हो रहा है? कोर्ट ने टाइमलाइन नहीं दी थी, ये निर्देशित किया था। चूँकि कोर्ट की भाषा में 2 चीज़ें होती हैं, एक आदेशित करना, एक निर्देशित करना। जब कोर्ट आदेशित करता है तो उसमें एक टाइमलाइन निर्धारित करता है कि आपको इतने दिन के अंदर ये आदेश पूरे करने हैं। जब कोर्ट डायरेक्शंस देता है तो कोर्ट उन्हें एक तरीके से सलाह या मशविरा कर रहा होता है कि आप इस तरीके से इस रास्ते पर आगे बढ़िए। तो ये फ़िलहाल में निर्देशन था, उनका डायरेक्शंस थे, और जिन डायरेक्शंस का अभी फ़िलहाल में तो पालन नहीं दिखा है, क्योंकि अगर पालन हुआ होता तो ये हादसा नहीं हुआ होता। एक चीज़ और, क्योंकि तुमने ये भी देखा कि होटल किस तरह बने हुए हैं वहाँ पे, तुमने उसका सर्वे भी किया अपने लेवल पे, जो भी लोगों से बातचीत की, और वहीं नहीं पूरी दिल्ली में जो होटल्स बने हुए हैं, ये कितना विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली तैयार है, इस सब को तुमने देखा पूरे दिन। क्या इनपुट, क्या आउटपुट क्या रहा उसका? देखिए, जो हम जब कर रहे थे तो मेडिकल टूरिज़्म दिल्ली एनसीआर के लिए एक बड़ा जो है चंक है, जो वो लेके आता है अरबों डॉलर
में लेकर आता है। लोग मिडिल ईस्ट से, अफ़गानिस्तान से या बांग्लादेश से, साउथ एशियन कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्री से अफ्रीकन कंट्रीज़, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का तो पूरा का पूरा जो है वो इलाज के लिए उनमें प्रॉपर मेडिकल वीज़ा उपलब्ध कराया जाता है भारत सरकार द्वारा, और वो आते हैं। तभी मैक्सिमम कैजुअलिटी जो की बात आ रही है वो फॉरेन नागरिक हैं, विदेशी नागरिक हैं, जो इसमें ज़्यादा हताहत हुए हैं। तो मैं वही देख रहा था, मैं ये जो मेडिकल टूरिज़्म है ये कहीं मेडिकल नाइटमेयर ना बन जाए लोगों के लिए, क्योंकि जो भी मरीज़ आते हैं, यानी कि चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के हों या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के हों, तो वो बहुत अमीर घरों से नहीं आ रहे होते, क्योंकि वो वहाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए भारत आए हैं। जब वो भारत आए हैं तो वो एक बजट फ्रेंडली होटल ढूंढते हैं, और बजट फ्रेंडली होटल्स में ये हाल हो गया है कि चाहे आप पहाड़गंज जाएं, चाहे आप महिपालपुर जाएं, चाहे आप मालवीय नगर जाते हैं, साकेत जाते हैं, लक्ष्मी नगर जाते हैं, या इन कहीं किसी भी इलाके में दिल्ली के किसी भी जगहों पर होटल्स में जाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है कि उन होटल्स का एंट्री एग्ज़िट एक ही है, और उस पर भी बहुत सकरा, और उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारे। कई जगहों पे तो बाकायदा जाल लगा के ताला लगा होता, सिर्फ एक आदमी एंट्री कर सके या एग्ज़िट कर सके, तो ऐसी सिचुएशन है। दूसरी बात है कि वो लगातार उसमें लकड़ी के वुडन से जो है उनकी अलग अलग जो है पार्टीशंस किए गए हैं, उसमें स्टील कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब आग पकड़ती है तो वो पार्टीशंस में भी आग लगनी शुरू हो जाती है, और उनसे जो है लोगों को नुकसान, निकल नहीं पाते। इसमें भी जो मैक्सिमम कमरे थे उसके वुडन वर्क हुआ था, वुडन वर्क बहुत ज़्यादा वुडन वर्क ही था, और जो R&D की तुमने जो उसका रिव्यू दिखाया हुआ है, उसने वेबसाइट, होटल ने अपनी वेबसाइट पे भी, और बाकी जो बुकिंग वेबसाइट है जिस पे इसने अपना रिव्यू दिखाया हुआ है, सब में दिख रहा है कि पूरा जो है जो बना हुआ है वो लकड़ी का काम है मैक्सिमम। और उसके अलावा जब हम रिव्यूज़ देख रहे थे, उसमें कई एक विदेशी रिव्यूज़ ऐसे भी थे कि कोई खिड़की नहीं है, कोई बालकनी नहीं है, वेंटिलेशन को लेके आपत्ति थी, वेंटिलेशन को लेके बहुत सारी आपत्तियां थी, और होटल्स में कहीं भी, उस पूरे होटल में कहीं से भी निकलने की जगह नहीं थी। बाद में भी जब हम वहाँ पे स्थानीय लोगों से भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हमने पत्थर से मार करके उसका ग्लास फोड़ा, और तब खिड़की तोड़ी और धुआं निकल पाया तब जा करके, और फायर को भी बड़ी मुश्किल हुई कि एक तो नीचे के ही जगह पर आग लगी थी और ऊपर तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था उन्हें। क्योंकि इसमें सीधी जवाबदेही जो है दिल्ली सरकार और MCD की है। तो बात करते हैं अपने सहयोगी विनोद डवास से। विनोद जी, क्या MCD के एंड पे कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस हादसे को लेकर, दिल्ली सरकार के एंड पे कितना है? मैं आपको बताऊं संतोष जी, मेरी जो MCD के एक बड़े अधिकारी से बात हुई थी। MCD इस घटना से अपने आप को पूरी तरह दूर रखे हुए, पल्ला झाड़े हुए कि हमारा कोई रोल नहीं, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, सिर्फ हमारी एक ही जिम्मेवारी थी वहाँ पर कि उसने चाय का लाइसेंस लिया हुआ था। उसका कहना है उस जिस जो चला रहा था होटल, उसके पास जो लाइसेंस था MCD के एंड पे, वो चाय का था, चाय का लाइसेंस था, और कोई लाइसेंस नहीं था। और दिल्ली सरकार ने किस चीज़ का लाइसेंस दिया था? दिल्ली गवर्नमेंट ने बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिया हुआ था, वो आपको भी उसी ब्रेकफास्ट का ही है। हाँ, उसमें भी जो आपको पता 6 रूम तक अलाउड हो, लेकिन वो 25 रूम चल रहे थे। और लेकिन मजे की बात ये है, MCD के उच्च अधिकारी ने तो बोला हमारा कोई रोल नहीं इसमें, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन MCD के नेताओं ने इस पूरे मामले की जांच के ऑर्डर दिए, मेयर ने और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि इस इलाके के साथ साथ पूरी दिल्ली में सभी गेस्ट हाउस या होटलों का सर्वे किया जाए, कहाँ कोई कमी है या फाल्ट उल्लंघन है तो उसको दूर कराए और उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है MCD की ना? हाँ बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी से तो कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली में चल रहा है, ठीक है, उसमें वहाँ बिल्डिंग बाईलाज लागू नहीं थे, लाल डोरे में बना हुआ था। तो ये तो है नहीं आंख बंद करके बैठ जाए कि कोई कुछ भी कर ले, तो कोई भी वायलेशन है तो मास्टर प्लान तो है ना, मास्टर प्लान तो लागू कराना ही पड़ेगा। जैसे आपको ही पता, मास्टर प्लान के तहत जो है 4 मंजिल बनाई जा सकती है, कोई 8 तो बना नहीं सकता है लाल डोरे में। तो बिल्कुल जिम्मेवारी सभी की है और कोई भाग नहीं सकता इससे। जिम्मेदारी है जिसके लिए कमेटी गठित करने की बात या जांच कराने की बात MCD अपनी तरफ से कह रही है। MCD के साथ साथ इसमें दिल्ली सरकार भी जवाबदेह है। दिल्ली सरकार अपने एंड पे क्या कर रही है, क्योंकि आज आशीष सूद जो गृह मंत्री है दिल्ली सरकार के, वो मौके पे भी थे, और उसके बाद LG और आशीष सूद ने मिल के एक रिव्यू मीटिंग की है अधिकारियों के साथ। उसमें क्या क्या डायरेक्शन दिया हुआ है, समझते हैं अपने सहयोगी आदित्य पांडे से। आदित्य, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी कितनी बनती है इस तरह के हादसे पे, क्योंकि हादसे कंटिन्यूसली हो रहे हैं? पिछले हम अगर 5 महीने में ही देखें तो 3 बड़े हादसे हो गए। एक तो पालम का हादसा हो गया जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी, एक विवेक विहार का हादसा हो गया था, उसमें भी 9 लोगों की जान गई थी, और एक जो आज का हादसा है मालवीय नगर का, जिसमें अभी तक का जो अपडेट है वो 22 कैजुअल्टी हैं, जिस पे जो पुलिस अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि आगे ये कैजुअल्टी बढ़ भी सकती है। देखिए, ये घटना बहुत बड़ी है और वैश्विक स्तर तक जो है इसका प्रभाव जो है होने वाला है आने वाले टाइम में।
यही वजह है, आपने कहा कि दिल्ली सरकार की कितनी जिम्मेदारी बनती है। अब इस पूरे मामले के बाद दिल्ली के जो प्रशासक हैं, कानूनी तौर पर जो है सबसे शक्तिशाली हैं, उपराज्यपाल, उन्होंने इस पूरे जो है हादसे के बाद पूरी दिल्ली की कमान एक तरह से अपने हाथों में उन्होंने ले ली है। और उन्होंने अब कल से यानी 4 जून से 1 महीने तक लगातार पूरी दिल्ली में फायर नॉर्म्स की जो है, मतलब चाहे जितने जो भी होटल हो, कोई हॉस्पिटल हो, इन सब पर मतलब जो है ये तलाशी अभियान होगा। एक तरह से सबके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के निर्देश दे दिए हैं। 1 महीने तक ये चलेगा। इसके लिए जो है बाकायदा आपातकाल बैठक जो है ये बुलाई गई है। गृह मंत्री को बुलाया था, आशीष सूद को, एलजी ने अपने हाउस पर, वहाँ ये बैठक हुई है। तमाम अधिकारी जो है दिल्ली के, चाहे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हों, चाहे वो दिल्ली के जो है मुख्य सचिव हों, सबको बुलाया गया था। और प्रॉपर जो है ना केवल गृह विभाग को जो है इसका नोडल वो बनाया, नोडल एजेंसी कह लीजिए, नोडल विभाग तैनात किया है एलजी ने। और बोला है कि इस पूरे महाअभियान का जो 1 महीने का जो है फायर एनओसी चेक करने का और बाकी सारे के सारे जितने भी नॉर्म्स होते हैं किसी भी होटल को चलाने के लिए, किसी रेस्तरां को चलाने के लिए, किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए, इन सब की जांच होगी। और उसको लीड करेंगे दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। ये दोनों लीड करेंगे। और बाकी के सारे जितनी भी एजेंसियां, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो जो है फायर डिपार्टमेंट हो, ये सब उनके अधीन काम करेंगे। तो नेतृत्व तो इसका करेंगे ये उपराज्यपाल, और उनके नीचे जो है मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, ये दोनों लोग जो है उनके नीचे ये सेनापति के तौर पे काम करेंगे। और इसकी निगरानी जो है रखने की जिम्मेदारी गृह मंत्री आशीष सूद को जो है। क्या दिल्ली वाले इस पे भरोसा कर लें? क्योंकि पिछली बार जब पार्लियामेंट में हुआ था तब भी इसी तरह की फायर ऑडिट की बात एलजी ने भी कही थी और आशीष सूद जी ने भी कही थी। विवेक विहार का जब हादसा हुआ था उस दौरान भी इसी तरह की ऑडिट की बात हुई थी, लेकिन ग्राउंड पे कहीं कुछ दिख नहीं रहा। आज जो हम लोग वहाँ बात कर रहे थे, जहाँ पे मालवीय नगर में जो इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे जो लोग कह रहे थे, इसी पे सवाल उठा रहे थे कि सरकार तो पिछले 5 महीने से कह रही है हम फायर ऑडिट करेंगे। अप्रैल में, मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद है, 24 अप्रैल इसी साल, अभी जो बीती है डेट, 24 अप्रैल को ये तरनजीत सिंह संधू जो नए उपराज्यपाल बन के जब आए, इन्होंने जो पहली मीटिंग ली थी उसमें ही इन्होंने जो है कहा था कि हम ज़रूरत है कि पूरी दिल्ली में फायर ऑडिट जो है गंभीरता के साथ कराया जाए। फिर उसके बाद पालम का हादसा हो जाता है। पालम हादसे के बाद फिर वो जो है सरकार से बात करते हैं और इसके बाद फिर इनको गृह विभाग के जो मंत्री हैं आशीष सूद को, इनको आके कहना पड़ता है कि हम कराएंगे। उसमें थर्ड पार्टी एजेंसी भी नियुक्त करने की अभी 4 दिन पहले जो है अधिसूचना जारी हो गई है कि कैसे हम जो है, चूँकि अकेले सरकार के बस का नहीं है कि इतनी बड़ी दिल्ली में एक साथ जो है ये सारी चेकिंग की कर ली जाए। तो ये सारा काम नोटिफिकेशन हो गया है। इसी के बाद का ये निर्णय है कि कल से जो है नोडल एजेंसी के तौर पे गृह विभाग और बाकी सारी एजेंसियां उसके साथ मिल करके कल से ये जो महाअभियान है, अब देखने वाली बात ये होगी वो अभियान किस तरह से ज़मीन पर उतरता हुआ, होता हुआ प्रभावी तरीके से सिस्टम किस तरह से एक्ट करता है। कल से जो है, यानी कि गुरुवार से, कल से वॉच करने की ज़रूरत है। हम सब भी इसको देखेंगे बहुत बारीकी के साथ कि आखिर जो है जो उपराज्यपाल का इतना बड़ा निर्णय है, इतने बड़े हादसे के बाद 22 लोगों की जान चली गई है, 15 से ज़्यादा लोग अभी भी जीवन और मौत के बीच में झूल रहे हैं। बहुत सारे लोगों की कंडीशंस बहुत क्रिटिकल है। अब इसके बाद देखना होगा कि वाकई में जो एलजी का जो ये निर्देश है, जो ये बैठक हुई है, जो सारी चीज़ें आज दिन भर घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद ये कितना प्रभावी तरीके से ज़मीन पर होता हुआ दिखाई देता है। ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे, वॉच करेंगे और फिर बात करेंगे इसके बारे में। तो सरकार क्या करती है जो आज फैसले लिए गए हैं? भरोसा लोगों का उसी से बनेगा सरकार पे। लेकिन आज जो हॉस्पिटल हैं दिल्ली के, वहाँ से बहुत ही दर्दनाक कहानियाँ निकली हैं। एक पूरा परिवार ही खो गया है, जल गया है, मतलब आग लगने की अग्नि घटना में पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया है। और किसी ने मतलब अपना भाई खोया है, किसी ने अपना पिता खोया है। इस तरह की कहानियाँ वहाँ से निकली। हमारे 2 सहयोगी सचिन और ललित कौशिक वहाँ पे मौजूद थे। हम दोनों से एक साथ बात करते हैं कि क्योंकि दोनों के पास, दोनों वहीं इंसिडेंट जो जहाँ पे हुआ था वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें आई, क्या क्या बातें हुई परिजनों से, उस पर हम समझते हैं। पहले ललित कौशिक से। ललित सर, मैं ये बताना चाहूँगा, तो इस हादसे में जो सबसे ज़्यादा जो घायल हुए वो साकेत मैक्स अस्पताल में ले जाए गए थे, क्योंकि नज़दीकी हॉस्पिटल वही है था। उसमें 39 लोगों को ले जाया गया, जिसमें 18 जो थे वो मृत थे। और जो मृत थे,
हाँ ऑन द स्पॉट थे, वो मृत लाए गए थे। तो जो उनका मृत का कारण जो डॉक्टरों ने बताया है कि वो जो धुएं का जो गुब्बार बना उसकी वजह से उनके दम घुटने की मौत हुई। डॉक्टर को यह कहना था कि किसी को भी क्या बोलते हैं बहुत बड़ी बर्न वाली इंजरी नहीं थी और ये दम घुटने की वजह से मौत हुई है। और इसी 18 में एक गुरुग्राम का भी एक ऐसा परिवार था, विवेक अग्रवाल जो थे सेक्टर 40 में रहने वाले, उन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के 8 लोगों को खो दिया है। उसमें उनकी पत्नी थी, उनकी 2 बेटियां थी, उनकी माँ थी, उनके मामा थे, उनकी मौसी थी और उनके मौसा जी थे। और ये बड़ा दुर्योग दिखा, मतलब अजीब सा दिखा कि पहले ये विवेक जी यहाँ पे अकेले रहते थे, अपना देखभाल करते थे उनके अपने पिता का, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि उनकी बिटिया जो है वो बंगलुरु में बीटेक की पढ़ाई कर रही थी, वहाँ से वो आई थी और कल ही जो है उनके मामा जी भी आए थे। सुबह ही उनके मौसा मौसी भी आए थे। ये तो उनकी एक तरह से कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मौत ने बुलाया हो उनको, बुलाया, दबे पाँव मौत चली आ गई और सब कुछ एक परिवार का ख़त्म हो गया। जो मतलब बड़ी बेटी है जीविशा, वो बेंगलुरु से स्पेशली मतलब आई थी अपने कल ही जाना भी था उसको। हाँ, कल ही उसका पेपर भी था और उसे जाना था। इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी। जो छोटी बेटी वरिया है वो भी काफ़ी नामचीन स्कूल में पढ़ती थी और टैलेंटेड थी और अभी उसने बोर्ड की परीक्षा भी पास करी थी। और जो ये विवेक अग्रवाल हैं, ये पेशे से सीए हैं और एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में फाइनेंस के हेड हैं। और इनको जब सीए की परीक्षा इन्होंने पास करी तो इनको एक रैंकिंग भी आई थी, बड़ी अच्छी रैंकिंग इनको मिली थी। जो उनके ससुर थे प्रेम बंसल, उन्होंने बताया था। अब उन्होंने ये भी बताया, जो प्रेम बंसल थे वो सुबह से अस्पताल में अपने को तलाशने में जुटे हुए थे। उनमें जो उनकी बेटी तर्जनी अग्रवाल थी और जो उनकी छोटी बेटी वरिया थी वो नहीं मिल रही थी। उसको लेकर बड़ी आशंका की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन जो अस्पताल था वो पूरा माहौल एकदम गमगीन था। जो परिवार के जो सदस्य थे वो रो रो के मतलब उनका बुरा हाल था। वहाँ की स्थिति को मतलब आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस परिवार पे बीती है वही उस चीज़ को जान सकता है। मीडिया कर्मी तो सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं, घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाते हैं, लेकिन असली दर्द तो परिवार ही जानता है कि उसके ऊपर क्या महसूस किया जाता है उस सीन को। जो इसके अंदर एक दिलचस्प बात यह है कि जो विवेक अग्रवाल है उसने अपने दिल्ली में एक चाचा के बेटे हैं, उसे कॉल किया था कि मैं आग लग गई है, मुझे बचा लो, लेकिन नहीं हो पाया। साथ ही एक जो इनके ससुर थे विवेक अग्रवाल, उन्होंने ये भी बताया कि वो पूरे परिवार के जो सदस्य यहाँ पे रुके हुए थे उनके लिए नाश्ता लेके आए थे, सुबह का नाश्ता लेके आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस तरीके का घटनाक्रम हो गया तो वो नाश्ता जो है गाड़ी में ही रखा रह गया और वो सारी ज़िंदगियाँ जो है काल के गाल में समा गई। तो अस्पताल में जो कुछ भी हुआ उसको, जैसा कि ललित बता रहे हैं कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको शब्द नहीं दिया जा सकते हैं। कई जगह शब्दों की सीमा ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे सहयोगी सचिन भी वहाँ पे मौजूद थे। सचिन, हॉस्पिटल से जो विजुअल आया, जो तुम्हारी बातचीत हुई है वहाँ पे, मतलब अजीब सा मंजर था वहाँ पे कि लोग कूद रहे हैं नीचे, लोग वो लगा रहे हैं, गद्दा लगा रहे हैं, किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझा तुमने वहाँ पे? सर बिल्कुल सर, इससे पहले मैं एक बार, जैसे अभी हमारे सहयोगी ललित जी ने बताया है कि अभी कि जो विवेक अग्रवाल है उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। सर कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे एक तरफ अगर हम बात करें तो एक गिनी देश के नागरिक थे जिनकी एक फ़ोन कॉल से उनकी जान बच गई। इससे उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया, एलजी ने ऐसे बताया। तो उनकी सर एक फ़ोन कॉल से उनकी जान बच गई। उनके पिता जो हैं, क्या हुआ था इसमें, किस तरह से फ़ोन कॉल ने जान बचाई इनकी? सर एक गिनी के नागरिक हैं बहुत त्रिचिमी, उनके पिता जो हैं बहुस्मान, उनका इलाज साकेत में चल रहा है, वो कैंसर से पीड़ित हैं सर। तो सर लंबे समय से वो दो महीने से इस होटल में रह रहे थे। तो आज हुआ ये कि 8:40 पर सुबह फायर ब्रिगेड की कॉल मिली होटल में कि आग लग गई है। तो तकरीबन 8:20 पर उनको फ़ोन कॉल गया उनके पिता की तरफ से कि आप मेरे से मिलने आ जाइए। तो 8:20 के बाद वो तुरंत 5-10 मिनट बाद अपने होटल से हॉस्पिटल के लिए निकले। और जैसे ही होटल से निकले उन्होंने तुरंत वो जो होटल की गैलरी थी वो पार करी और उन्होंने एक तेज़ धमाका सुना। उन्होंने हमें अपनी बातचीत में बताया कि होटल से तुरंत निकलने के बाद जो होटल में विस्फोट हुआ और वहाँ पर आग लग गई। तो ये कहीं ना कहीं चमत्कार है कि सिर्फ महज 5 मिनट की उससे उनकी जान। लेकिन इस तरह का संयोग या इस तरह की खुशकिस्मती बहुत कम लोगों की हुई होगी। ज़्यादातर लोग जो वहाँ पे मौजूद थे वो तो आग की चपेट में आ ही गए। बिल्कुल सर, अगर वहाँ का मंजर, और ये शायद अकेले रहे होंगे कि जिन्होंने जो है इस तरह से एक फ़ोन कॉल ने जो है उनकी जान बचाई है। सर जब हम पहुंचे वहाँ पर बिल्डिंग के पास, देखा तो हमने करीबन फायर ब्रिगेड जो थी, जो अंदर पीड़ित थे उनको निकालने के लिए मशक्क़त कर रही थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड जो है वो 1 घंटे की देरी से आई। तो इस बीच सर जो स्थानीय युवा थे
उन लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए जो लोग अंदर बिल्डिंग में फंसे थे उनको निकालने की पहल की। लेकिन इससे पहले लोगों ने क्या किया कि जब बिल्डिंग के अंदर पूरा धुआं था तो जो पीड़ित थे अंदर तीसरे चौथे फ्लोर से सर खुद उन्होंने छलांग लगाई। तो सर और खिड़की के सहारे। हाँ बिल्कुल सर, मंजर ऐसा था कि सर एक जो महिला थी अपनी बिल्कुल छोटी बच्चे के साथ उन्होंने तीसरे फ्लोर से छलांग लगा ली। उनकी शायद हड्डी टूट गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल उनके जो हड्डी टूट गई है और वो फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती है। सर इस बीच एक ऐसा वाक़या हुआ है कि जो कि वहाँ स्थानीय युवा थे जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम थे। सर इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द की जो एक भावना की मिसाल पेश की है सर, वो कहीं ना कहीं देश में काबिल तारीफ़ है। क्योंकि देखिए जो युवा हैं उनमें करीबन 6 से 10 लोग थे जो कि सारे मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इन लोगों ने ना कि से केवल हिंदुओं की जान बचाई बल्कि जो हादसे में विदेशी लोग भी शामिल थे इन लोगों ने उनकी भी जान बचाई। उसमें तो उस दौरान सिर्फ यही दिखता है ना कि हमको जान बचानी है। अब वो हिंदू है, मुस्लिम है, उससे विदेशी है, उससे ज़्यादा खास ताल्लुक़ नहीं रहता है कि जो बाहर है, जो पीड़ा को देख रहा है, जो वो दर्दनाक मंजर देख रहा है जिसका वो सामना कर रहा है। लेकिन इस हादसे में अभी तक का जो हम लोगों के पास अपडेट है उसमें 22 लोगों की मौत हो गई है। सरकार अपनी तरफ से भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो इसकी पूरे मामले की जांच कराएगी, साथ ही आगे ऐसा न हो यह भी सुनिश्चित करेगी अलग अलग तरह की ऑडिट के सहारे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।